मैं 18 साल का था जब मेरी कॉलोनी में आखिरी वाले बंगलों में एक अंकल रहने आए। 3 साल बाद पता चला उनका नाम ओम माथुर। बड़े अजीब से थे, शायद ही कभी घर से बाहर निकले होंगे। पूरे घर से मैंने कभी कोई आवाज नहीं सुनी, और सबसे अजीब बात कि रात भर उनके घर की बत्तियां जलती रहती। कभी कभी उनके घर के बाहर 2-2.5 साल का एक छोटा सा बच्चा मुझे खेलता दिखाई देता। मैं उसे बुलाता तो उसने कभी जवाब नहीं दिया। बड़े ही अजीब लोग हैं, पर उससे भी अजीब ये है कि आज मैं 21 साल का हो गया हूं और वो बच्चा अभी भी वैसे का वैसा ही दिखता है। एक दिन मैंने उस बच्चे को बाहर खेलते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसको आवाज दी तो उसने मुझे देखा और सीधा अंदर भाग गया। मैं उसके पीछे पीछे बंगलों के अंदर पहली बार गया कि आज तो देखूं जरा कि माजरा है क्या आखिर। अंदर घुसा तो देखा वो बच्चा कहीं नहीं था, लेकिन हाँ, उसकी एक बड़ी सी तस्वीर जरूर लगी थी दीवार पे। सामने देखा तो एक कुर्सी पर माथुर अंकल बैठे थे। आज पहली बार अपने सामने इतने करीब से मैंने उन्हें देखा था। उम्र भले ही शायद उनकी उतनी ना रही हो, लेकिन दिखने में वो करीबन 65 के हो चुके थे। मुझे देखते ही चौंक गए और बोले, तुम अंदर कैसे आए? क्या चाहिए तुम्हें और कौन हो तुम? मैंने जवाब में कहा कि वो एक बच्चा, मैंने उसे बुलाया तो वो अंदर भाग कर आया। पिछले 3 सालों से मैं उसे देख रहा हूं और 3 सालों में वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे 3 साल पहले दिखता था। माथुर अंकल के चेहरे पर जैसे रौनक सी आ गई। वो एक्साइटेड होके बोले, तुम्हें भी दिखाई दिया वो? मेरे अलावा तुम पहले हो जिसे आशु दिखा है। मेरे मुंह से वही सवाल निकला जो ये सुनकर किसी के भी मुंह से निकल सकता है। क्या मतलब? उन्होंने आगे बताया, 10 साल पहले की बात है जब आशु यानी कि मेरा बेटा 2.5-3 साल का था। तब एक रात में मेरी बीवी और मेरा बच्चा आशु, हम सब सो रहे थे जब मेरा फोन बजा। मैंने फोन देखा तो उस पर एक SMS था, योर अकाउंट हैज बीन रिचार्ज्ड विद ₹167। मैं उसे देखकर चौंक गया क्योंकि मैं तो पोस्टपेड यूजर था। मुझे लगा कि शायद ये गलती से हुआ होगा और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे। अगले दिन सुबह उठा तो देखा मेरे आशु को बहुत तेज बुखार था। मेरा बेटा आशु बोल तो क्या, रो तक नहीं पा रहा था। मैंने बिना देर किए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना ही ठीक समझा, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आशु ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। रीजन, मल्टी ऑर्गन फेलियर। वो तारीख मुझे आज भी याद है, 16 जुलाई। माथुर अंकल के अलावा शायद मैं ही एकमात्र ऐसा इंसान जिसे वो दिखाई दिया, पर क्यों, इसका जवाब मेरे पास आज तक नहीं। माथुर अंकल ने अपनी कहानी मुझे आगे सुनाई। 2.5 साल के मेरे बेटे आशु की मौत का ऐसा सदमा लगा मेरी बीवी को कि उसका खाना पीना सोना सब कुछ छूट गया। रात रात भर जागती रहती, रोती रहती। ऐसी हालत थी कि मुझे अब उसकी फिक्र हो गई थी। बड़ी मुश्किल से जब एक दिन हाथ पैर जोड़ के उसे सुलाया, तब जाके कहीं मैं भी सो पाया। मेरी आंख लगी ही थी कि एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, इमरजेंसी है, प्लीज हेल्प कर दीजिए, इमरजेंसी इमरजेंसी, प्लीज हेल्प, प्लीज प्लीज हेल्प। मैंने उठ के देखा तो वो आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही थी, पर जो सामने दिख रहा था वो देखकर मेरा गला डर से सूख रहा था। मेरी बीवी तकिए को गोद में लेकर उसे लोरी सुना रही थी, जैसे वो आशु को सुलाया करती थी।
मैंने अपने आप को संभाला और उस पे ना चाहते हुए भी चिल्लाया, मिनी क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं कि आशु मर चुका है? क्यों ऐसे पागलों की तरह अपना वक्त उसके पीछे बर्बाद कर रही हो? आशु मर चुका है, आशु मर चुका है मिनी। उस पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो पलटकर बोली, चिल्लाओ मत, आशु जाग जाएगा। मैंने उस वक्त मिनी के भले के लिए वही किया जो मैंने जरूरी समझा। मैंने उसे जोर का एक थप्पड़ मारा। तकिया उसके हाथ से छूट के दूर गिर गया था और मिनी चिल्ला के उसे उठा के गले से लगा के रोने लगी और मुझसे कहने लगी, कैसे बाप है आप? चोट लग गई आशु को। आशु, 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 देखिए उसके सर से खून बह रहा है। आशु। मैंने किसी तरह खुद पे काबू रखा और बड़ी मुश्किल से बड़बड़ाती हुई मिनी को सुलाने के लिए बिस्तर तक लाया कि सो जाएगी तो शायद दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। उसे सुलाकर मैं सोया ही था कि किसी के रोने की आवाज से मेरी नींद फिर से टूटी। मैं उठा तो अंधेरे में आंखें मलते हुए इधर उधर देखा तो धीरे धीरे आंखों ने अंधेरे में साफ देखना शुरू किया और अपने कमरे के कोने में दिखा जमीन पर कोई बैठा हुआ उस अंधेरे में जो आशु के पालने को धीरे धीरे हिलाते हुए रो रहा था। मुझे गुस्सा तो आ ही रहा था लेकिन मिनी के लिए डर भी था। मैं जोर से चिल्लाया, मिनी! मेरी आवाज सुनकर मेरे बगल में लेटी मिनी उठी और उसने मुझसे कहा, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी नजर दोबारा कमरे के उस कोने में गई तो वहां कोई नहीं बैठा हुआ था और पालना जो इतनी देर से मेरी आंखों के सामने हिल रहा था वो हिलते हिलते अचानक रुका। और ताज्जुब की बात यह है कि माथुर अंकल का वो बेटा सिर्फ माथुर अंकल और मुझे ही दिखाई देता था। जब माथुर अंकल को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बताई। उन्होंने आगे बताना शुरू किया कि कैसे उनके बेटे की मौत के बाद धीरे धीरे उनकी बीवी पागल होती जा रही थी। माथुर अंकल ने आगे कहा, उस रात मेरी बीवी के पागलपन के बाद जब मैं दोबारा सोया तो थोड़ी देर में ही मेरी नींद टूटी। आंख खुलने पर पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो देखा पूरे कमरे में चारों तरफ दीवारों पर लिखा था, इट्स एन इमरजेंसी। उसके बाद उठकर हॉल में गया तो पूरे हॉल में भी वही चीज लिखी हुई थी और जब मैंने ध्यान से सुना तो पाया कि आवाज अब बाथरूम के अंदर से आ रही थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा मेरी बीवी चेयर पे खड़ी होकर बाथरूम में जहां थोड़ी बहुत जगह बची थी वहां उस चीज को लिखे जा रही। उसके पागलपन की तरह मेरा गुस्सा भी अपनी हदें पार कर चुका था। मैं एक बार दोबारा उस पर चिल्लाया, मिनी क्या कर रही हो तुम? पागल कर दिया है कुछ ही घंटों में तुमने मुझे। क्या हो क्या गया है तुम्हें? बंद करो ये वरना मैं भी पागल हो जाऊंगा। पागल! जैसे ही मेरे चीखने की आवाज बंद हुई तभी मेरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। उस रोने की आवाज को सुनते ही मिनी चेयर से उतर के मुझे धक्का देकर बाहर सीधे कमरे की ओर भागी और वहां पहुंचकर पालने को झुलाने लगी। मैंने अपनी कानों से बच्चे के रोने की आवाज को सुना था, इसलिए शायद मैं जानता था कि क्या हो रहा है। मैं धीमे से मिनी के पास जाके जमीन पे बैठा तो वो बोली, आप इस तरह चिल्लाए ना होते तो आशु जागता नहीं। मैंने पूछा,
आशु दिख रहा है तुम्हें? क्या कर रहा है वो? मिनी ने बताया कि आशु इस वक्त सो रहा है। मैंने मौका से ही देखा तो कहा कि तुम भी सो जाओ, मैं पालना चला देता हूं। मिनी को दवा देके जैसे ही मैंने उसे सुलाया कि थोड़ी ही देर में मेरा फोन बजा। मेरे फोन पर एक मैसेज आया था, योर अकाउंट हैज बीन रिचार्ज्ड विद 237 रुपीज। मेरी जिंदगी में परेशानियां कम नहीं थी जो मैं इस पर ज्यादा ध्यान देता, इसलिए इन सब चीजों को पीछे भुलाकर मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मिनी की फिक्र और आशु के गम में आंख कब लगी पता ही नहीं चला, और अचानक जोर के झटके और दर्द से मेरी नींद टूटी। तो देखा, मैं बिस्तर से जमीन पर गिर गया था। मैंने होश संभाल के देखा तो मिनी भी वहां जमीन पे पड़ी थी। मैं उसे उठाने गया तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। उसका पूरा बदन बर्फ की तरह ठंडा था। 23 जुलाई की तारीख थी जब मैंने मेरी बीवी को खोया। 7 दिनों के अंदर मेरी बीवी और बच्चे दोनों मुझसे अलग हो गए। उनके बेटे आशु की मौत के 7 दिन के बाद ही उनकी बीवी मिनी की भी मौत हुई। ऐसे वक्त में एक इंसान की क्या हालत हो सकती है, ये सिर्फ जिस पर गुजरती है वही समझ सकता है। माथुर अंकल ने अपनी कहानी आगे बताना शुरू करी। मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस बेटे और बीवी के लिए मैं सब कुछ कर रहा था वो दोनों ही नहीं रहे, तो मैंने भी नौकरी छोड़ दी और यहां सुकून में आके रहने लगा। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कभी प्राइवेट प्रैक्टिस की भी नहीं सोची मैंने। ये सुनते के साथ ही मैंने पूछा, नौकरी और कैसी प्रैक्टिस? मैंने कभी आपको कोई काम करते हुए नहीं देखा है। उन्होंने अपने घर के दीवार पे लगी डिग्री की तरफ देखते हुए कहा, मैं पेशे से डॉक्टर था और कह सकते हैं कि इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया। मेरे थोड़ा पूछने पर उन्होंने आगे बताया, मैं ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहता था। घर पे मिनी या आशु को कम टाइम दे पाता था, जिसकी शिकायत मिनी को हमेशा लगी रहती थी और मुझे हमेशा उनकी खोज खबर मिलती रहे, इसलिए मोहल्ले की ही एक मोबाइल शॉप वाले से मेरी अच्छी जान पहचान थी, जिसको मेरे बस फोन कर देने भर से वो मिनी का फोन रिचार्ज करवा देता था। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, हम आशु का 2nd बर्थडे घर पे मना रहे थे कि तभी मेरा फोन बजा। मैंने फोन देखा तो उसी मोबाइल शॉप वाले का था। मैंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मदद कर दीजिए, इट्स एन इमरजेंसी डॉक्टर साहब। ये सुनते के साथ ही मैंने कहा कि तुम हॉस्पिटल चले जाओ सीधे, वहां सब लोग देख लेंगे आराम से। और इतना कह के मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसका मेरे पास दोबारा फोन आया, डॉक्टर साहब प्लीज सर मेरी मदद कर दीजिए, आप प्लीज आ जाइए ना, आप आएंगे तो मेरी फैमिली को यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, प्लीज सर, इट्स एन इमरजेंसी सर, इट्स एन इमरजेंसी सर, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए सर, मेरी मदद कर दीजिए। वैसे ही मैं अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाता था और आज आशु का बर्थडे था। मैं मिनी और मेरे बच्चे को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने फोन पर ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो, और हेलो हेलो करते करते मैंने फोन डिस्कनेक्ट करके अपने फोन को स्विच ऑफ करके रख दिया। दैट वाज मेडिकल नेग्लिजेंस ऑन माय पार्ट। अगली सुबह उस आदमी की बीवी और बच्चे की मौत की खबर आई और उस घटना के करीबन 6-7 महीने के बाद उस आदमी की भी मौत हुई। जिस दिन उसकी मौत हुई वो 15 जुलाई की रात थी, जब मेरे फोन पे एक मैसेज आया था, योर अकाउंट हैज बीन रिचार्ज्ड विथ 167 रुपीज, यानी कि 167, मतलब
16/7 अगली सुबह 16 जुलाई मेरे बेटे की मौत हुई। और उसके 7 दिन के बाद एक मैसेज और आया, योर अकाउंट हैज बीन रिचार्ज्ड विद 237 रुपीज, यानी 23 जुलाई। और उस दिन मेरी बीवी की मौत हुई। और उसके बाद से मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया। वो आखिरी दिन था जब मैंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया होगा। माथुर अंकल की ये आखिरी लाइन पूरी भी नहीं हुई थी कि एक आवाज और आई जो मैंने साफ साफ सुनी। क्यों डॉक्टर, इसको सच सच बता, इस दुनिया में अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ रहता हूं और तुझे ऐसे ही तड़पा तड़पा कर तेरे मरते दम तेरे साथ रहूंगा। सब कुछ साफ था मेरे सामने। मैं चुपचाप वहां से उठा और भागते हुए उस बंगलों से बाहर निकल गया। लौटकर कभी दोबारा वहां नहीं गया, क्योंकि माथुर अंकल की उस दिन रात को मौत हो गई थी। इस बात को काफी वक्त चला गया है, लेकिन आज भी कभी मेरे फोन पे रिचार्ज का मैसेज आता है